हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ड, आज हम लोग लास्ट लेक्चर करेंगे। चैप्टर खत्म हो चुका है, हम लोग आज समरी कवर करेंगे, साथ में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं नीट में उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ तो हमने पहले लेक्चर में ही कवर कर लिया था। जो सेकंड लेक्चर था हम लोग क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किए थे, ठीक है। किस तरीके से टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी, कैसे उनको डिवाइड किया गया था, सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। साथ में आपको ये भी बोले थे कि ये जो बॉक्स वाला पार्ट है इसको आपको लर्न रहना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। वैसे भी इसका वेटेज बहुत ही कम है, चैप्टर का एक क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक क्वेश्चन का मतलब 4 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है और ये नीट के सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, मुझे व्हाट इज लिविंग कवर करना था, तो वो पुरानी एनसीईआरटी में ही था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी समरी से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो अगर व्हाट इज द लिविंग वाला जो पार्ट है उसको जरूर पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है, आपको उसको भी कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी में क्या दिया गया है। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी, ठीक है। जो लिविंग वर्ल्ड है, जो हमारे आसपास का जो संसार है, इसमें आपको बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती है। वैरायटीज इन द फॉर्म ऑफ कि बहुत लोग हैं, मतलब बहुत जन हैं, प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब है, इंसेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्या देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज देखने को आपको अपने आसपास मिलती है। मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैज बीन डिस्क्राइब्ड एंड आइडेंटिफाइड बट ए लार्ज नंबर ऑफ स्टिल रिमेन अननोन, ठीक है। मिलियन ऑफ प्लांट एनिमल को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। हमने देखा था कितने थे, 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन जो बायोडाइवर्सिटी थी, इतना खोजा गया है। और अभी बहुत सारी प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स को खोजना बाकी है, ठीक है। द वेरी रेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन टर्म ऑफ कलर, size, habitat, physiological and morphological feature make us seek the defining characteristic of the living organism। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे आसपास जो ऑर्गेनिज्म हैं डिफरेंट कलर के हैं, डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट हैबिटेट पे सर्वाइव करते हैं, उनका फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। In order to facilitate the study of the kind and diversity of organism, biologists have involved a certain rule and the principle for identification, nomenclature and the classification of the organism। हम जब अपने आसपास इतने सारे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो इंसानों से मिलते हैं, जानवरों से नहीं, प्लांट से नहीं। तो हमारे लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट टास्क है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें। इसीलिए जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि इनका क्लासिफिकेशन कर दिया इन ऑर्गेनिज्म का। जैसे पहले वो क्या किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए हैं, फिर उनके कैरेक्टर्स निकाले। जब कैरेक्टर्स को निकाले फिर उनको उस हिसाब से क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन किया, फिर बाद में इनका नामकरण कर दिया, नॉमेनक्लेचर कर दिया, ताकि एक ही नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड जाने जाए। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप कहीं इंडिया में हैं और फिर कहीं आप फॉरेन में चले गए, किसी कंट्री में, मान लीजिए अमेरिका चले गए, तो आप उसी सेम स्पीसीज का नाम वहाँ के लोकल नेम से बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं। इसीलिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि जितने भी स्पीसीज डिस्क्राइब्ड हुए हैं, आइडेंटिफाई हुए हैं, उनका नामकरण कर दिया गया है, ठीक है। उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करके। तो इनमें क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, नॉमेनक्लेचर होगा और क्लासिफिकेशन कर दिए जाएंगे, जिससे बहुत ज़्यादा आसान होगा हम लोगों को उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना। The branch of the knowledge dealing with these except is refers to taxonomy, ठीक है। ये जो ब्रांच है जो सारी नॉलेज को एक साथ इकट्ठा कर रही है कि किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रही है, उसके कैरेक्टर्स को देख रही है, उसे क्लासीफाई कर रही है, उसका नॉमेनक्लेचर कर रही है, ये किस ब्रांच के अंदर आता है, टेक्सोनॉमी के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट है। टेक्सोनॉमी का जो बेसिस है कौन है, कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स के बारे में जानना, आइडेंटिफिकेशन, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, फिर क्लासीफाई करेंगे, मिस क्लासिफिकेशन होगा, और लास्ट में क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर कर देंगे, ठीक है। उनका नामकरण हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से वो पहचाना जाएगा। The taxonomic study of the various species of plants and animal are useful in agriculture, forestry, industry and in general for knowing our bioresources and their diversity। जो टेक्सोनॉमिक स्टडी है वेरियस स्पीसीज की, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कहाँ, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, फॉरेस्ट्री में हेल्पफुल है, इंडस्ट्री में है, यहाँ तक कि उनकी जो नॉलेज है हमको उनकी बायो रिसोर्सेज, उनकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में भी हमको बहुत कुछ जानकारी उन्हीं से मिलती है, ठीक है। The basic
of the taxonomy like identification, naming, classification of organism are universally involved under the international code। ठीक है, जो भी बेसिक है टेक्सोनॉमी के, जैसे आइडेंटिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? इंटरनेशनल कोड के थ्रू हमको ये मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई इंसान कोई स्पीसीज के बारे में जान गया तो उसके बारे में सब कुछ अकेले ही कर रहा है, उसका नाम खुद रख दिया, ऐसा नहीं होता है। ये जो साइंटिस्ट होते हैं पूरा इंटरनेशनली इसका नाम रखते हैं, मिल के हर जगह के लोग आते हैं, एक कोड रखते हैं और इसके बारे में उसका नाम रखते हैं। Based on the resemblance and the distinct differences, each organism is identified and assigned to a correct scientific biological name comprising the two words as per the binomial system of the nomenclature। ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी निकालते हैं, कुछ सिमिलरिटीज देखते हैं, कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, एक साथ उनको कंपाइल करते हैं, मिलाते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंसेस है, कौन कौन सी सिमिलरिटीज है, फिर उनका साइंटिफिक या फिर बायोलॉजिकल नाम देते हैं। किसके हिसाब से देते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू देते हैं। जो बायनोमियल सिस्टम है किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बायनोमियल सिस्टम में क्या होता है? दो वर्ड होते हैं। पहला क्या होता है? जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। जो पहला लेटर होगा जीनस का कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा, और स्पीसीज के सारे लेटर्स जितने भी होंगे सब स्मॉल होंगे। हैंड रिटन करेंगे तो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है या फिर इटैलिक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। An organism represent occupy a place or position in the system of classification। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने प्लेस या फिर अपने पोजीशन को क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑक्यूपाई करते हैं। उस जो पोजीशन है, वो जो जगह है, उसे क्या बोलेंगे? टेक्सॉन बोलेंगे, टेक्सा बोलेंगे, रैंक बोलेंगे, कैटेगरी बोलेंगे। यही तो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, There are many category rank and generally referred as a taxonomic category or taxa। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, रैंक है, ठीक है, टेक्सॉन है। तो ये सबको क्या, एक एक टेक्सॉन, एक टेक्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा आगे चल के क्या बनाएंगे? टेक्सोनॉमिक हायरार्ची आगे चल के बनाएंगे। ऑल दी कैटेगरीज कंस्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्ची। देखिए यहाँ पे आगे लिखा है ना कि मान लीजिए किंगडम, फाइलम या डिवीजन फॉर प्लांट, फिर हो गया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ठीक है, क्लास ऑर्डर के बाद फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा है, डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, रैंक है, और यही डिफरेंट डिफरेंट जब टेक्सा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? टेक्सोनॉमिक हायरार्ची बनाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। Taxonomists have developed a variety of taxonomical aid to facilitate the identification, naming and classification of organism। जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ढेर सारे टेक्सोनॉमिकल एड बनाए। एड्स का मतलब क्या होता है? टूल। ठीक है, इसका मतलब होता है टूल, ताकि फैसिलिटेट कर सके, आप आइडेंटिफाई कर सके उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उनको क्लासीफाई कर सके, उनकी नेमिंग दे सके। These study are carried out from the actual specimen which are collected from the field and preserved at the reference in the Herbia Museum, Botanical Garden, Zoological Park। ये वाला जो पार्ट है एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं इसकी समरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज हो, इसलिए बता रही हूँ। अगर आप पढ़ना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो जो स्टडीज़ हैं इसको एक्चुअल जो स्पेसिमेन है इसको कलेक्ट करते हैं फील्ड में ताकि प्रिजर्व कर सके। चाहे हर्बिया, जो हर्बिया में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको सूखा कर देते हैं, ड्राई करके, फिर एक फाइल होती है, ठीक है, उस पर क्या करते हैं? उसको पेस्ट कर देते हैं, फिर उसके बारे में, उसकी फैमिली, उसका बोटेनिकल नेम, सारी जानकारी उस पर लिखा जाता है। तो वो क्या हो गया? हर्बिया हो गया। म्यूजियम तो हर कोई विजिट किया होगा, नहीं भी किया होगा तो कोई बात नहीं। म्यूजियम में क्या होते हैं? जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको रखा जाता है, वो डेड होती हैं, उनमें कोई जान नहीं होती, बस उसको इसलिए रखा जाता है ताकि उसको हम लोग क्या कर सकें? बचा के रख सकें, उसके बारे में जानकारी निकाल सकें। ठीक है, और हम उसको और आगे के जो लोग हैं, मतलब जो आगे की जनरेशन है, उसको वो देख सकें। बोटेनिकल गार्डन को तो हर कोई जानता है कि गार्डन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो लिविंग होंगे, जिंदा होंगे। जितनी भी स्पीसीज़ हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं प्लांट की जो ख़त्म हो रही हैं, उसको बचाने के लिए भी बोटेनिकल गार्डन में लगाया गया है। तो जितने भी प्लांट्स बोटेनिकल गार्डन में लगे होंगे उनका नाम होगा, फैमिली होगी, क्लास होगा, सब कुछ उनके बारे में डिटेल होगा। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क मतलब जू तो हर कोई गया है। ठीक है, ऐसे जो स्पीसीज जो एनिमल के हैं वो कहाँ होंगे? जूलॉजिकल पार्क में होंगे, और जो प्लांट के ऐसे स्पीसीज जो खत्म होने वाले हैं बोटेनिकल गार्डन में हैं। इन सब का नाम लिखा गया है अच्छे से, फैमिली लिखी गई है, कहाँ से बिलोंग करते, सब कुछ उनका लिखा गया है, हैबिटेट तक यहाँ तक लिखा गया है। ओके,
इट रिक्वायर्ड स्पेशल टेक्निक फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेसिमेन इन द हर्बिया एंड द म्यूजियम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हर्बेरियम, ठीक है, या फिर म्यूजियम की बात करते हैं, वहाँ पे स्पेशल टेक्निक वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि जो भी कलेक्शन है, जो स्पेसिमेन है, उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाए। क्योंकि म्यूजियम हो चाहे हर्बिया हो, वहाँ पे दोनों ही जगह डेड ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड चीज़ें ही होती हैं। तो उनको क्या करना है, आपको हमेशा देखना है जो स्पेसिमेन रखे गए हैं कि सही से प्रिजर्व है, कहीं खराब तो नहीं हो गया। जो भी कलेक्शन है वहाँ पे आपको हमेशा रिक्वायरमेंट होगी एक अच्छी स्पेशल टेक्निक की। ओके, लाइव स्पेसिमेन ऑन द अदर हैंड प्लांट एंड एनिमल आर फाउंड इन बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क। जो भी लाइव स्पेसिमेन है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कहाँ पाए जाएंगे? प्लांट तो पाए जाएंगे बोटेनिकल गार्डन्स में पाए जाएंगे, और एनिमल कहाँ होंगे? जू में पाए जाएंगे, जूलॉजिकल पार्क में पाए जाएंगे। Taxonomists also prepare and disseminate the information through manual and monograph for further taxonomic studies. Taxonomist क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है प्लांट, एनिमल, फ्लोरा, फौना के बारे में, जो प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। किसके थ्रू? मैनुअल्स के थ्रू और मोनोग्राफ के थ्रू। ओके, टेक्सोनॉमिक की आर द टूल दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। जो टेक्सोनॉमिकल कीज होते हैं वो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, किसके बिहाफ पे? कैरेक्टर के बिहाफ पे। ठीक है, तो चैप्टर द एंड हो चुका है विद समरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए गए हैं जो कि आपको थ्योरेटिकल है, आपको खुद ही करना है, और जो क्वेश्चन ऐसे हैं 1 वर्ड के हैं या फिर MCQ टाइप के, वो मैं आपको करा दूंगी। अगर आपको और भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा गया है कि गिवन बिलो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, इनमें से करेक्ट बताना है कि इनमें दोनों नेम में से मैंगो का साइंटिफिक नेम सही कौन सा है। हम तो जानते हैं मैग्निफेरा इंडिका है, तो उसके भी लिखने का तरीका क्या था? तरीका ये था कि जो 2 वर्ड होंगे, जो पहला वर्ड होगा वो किसके लिए होगा? जीनस के लिए। दूसरा वर्ड किसके लिए होगा? स्पीसीज के लिए होगा। जो पहला वर्ड होगा जीनस का वो कैपिटल होगा, ठीक है, दोनों में कैपिटल है। ओके, लेकिन जो स्पीसीज का पहला वर्ड होगा वो सब स्मॉल होंगे, पहले से लेके आखिरी तक। तो इसका मतलब फर्स्ट जो हो गया गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो सेपरेटली क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे या फिर इसे इटैलिश में लिखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी? आप इसमें जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है इसको सीक्वेंस वाइज लगा सकते हैं। अगर ये देखिए, अगर स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहा है, अगर यहाँ से लोअर से हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में है। आपको पहले ये पहचानना है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ठीक है, स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, बीच बीच का छोड़ा गया, मतलब जो भी सीक्वेंस है सही है, तो ये सही होगा। ठीक है, जीनस, स्पीसीज रॉन्ग। जीनस तो हायर टेक्सोनॉमिक है लेकिन स्पीसीज लोअर है, तो ये गलत हो गया। यहीं पर नहीं छोड़ना है, लास्ट वाला भी देखना है। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, ये भी सही है। ठीक है, तो ये ए और सी दोनों ही सही हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि एक सही हो गया तो आप दोनों को छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आगे चलते हैं। आगे मैं लेके आई हूँ आपके सामने PYQs द लिविंग वर्ड के, बट आई थिंक जो पहला क्वेश्चन है ये लिविंग वर्ड का नहीं है, ये क्वेश्चन है बायोमॉलिक्यूल्स का, तो इसको छोड़ना नहीं है। चलिए साथ में ही कर लेते हैं इसको, क्योंकि हम लोग जब बायोमॉलिक्यूल्स करेंगे तब ये क्वेश्चंस करेंगे। लिसिथिन, अ स्मॉलर मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यू इज एग्जांपल ऑफ। जो लिसिथिन है ये इसका स्मॉलर मॉलिकुलर वेट है, तो ठीक है, किसका एग्जांपल है? एक लिपिड का एग्जांपल है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी का आ गया। देखिए क्वेश्चन कहीं कहीं से भी आ गए इसमें। Hint second, always cut the DNA molecule at a particular point called the reorganization sequence and it consists of। जो हिंट सेकेंड है, जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वो बोल सकते हैं कि एक इक्वल सीक्वेंस में काटता है। ठीक है, उसका रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, वहीं से पहचानता है कि मुझे यहीं पे कट लगाना है DNA में, तो वो 6 बेस पेयर का होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा B होगा। आगे चलते हैं। The capacity to generate a whole plant from any cell of the plant is called। जो पूरी प्लांट की बॉडी बनानी है एक छोटे से सेल से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी बोलते हैं या फिर माइक्रो प्रोपागेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। अगर एक सेल से बना रहे हैं तो इसको टोटीपोटेंसी बोलते हैं, लेकिन अगर लार्ज स्केल पे बना रहे इसे माइक्रो प्रोपागेशन बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी भी हम लोग का लिविंग वर्ड का क्वेश्चन नहीं आया, ये सब फालतू क्वेश्चन है। फालतू नहीं मतलब आज के टॉपिक के नहीं है। बीटी टॉक्सिन आर द इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एनकोडेड बाय द जीन। जीन का नाम क्या है? क्राई फर्स्ट AC। जो क्राई फर्स्ट AC है, ये जो बीटी टॉक्सिन होता है, मतलब कि
जो बोल सकते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए बीटी टॉक्सिन बनाया जाता है, और वो भी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, ताकि उसे खत्म कर दिया जाए। जो जीन है उसका नाम है ट्राइफॉस्फेसी, ये सही है। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इन एक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बी थेरोजेनेसिस, ये बड़ी बात सही है। However, after indigestion of the insect, the inactive protoxin get converted into active form due to acidic pH. Wrong. That is the basic pH of the gut of the insect. ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर देना। तो पहला क्या होगा सही, दूसरा गलत होगा, क्योंकि जो बीटी टॉक्सिन है एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थीरोजेनेसिस, उसके ही बॉडी में बनता है, बट उसके बॉडी में जब बनता है तो वो क्या होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन होता है। और जैसे ही ये जहर कोई इंसेक्ट खा लिया तो उसके गले में जो होता है, बोल सकते हैं जो पीएच है, जो गट का पीएच है कैसा है, बेसिक है, जिसकी वजह से ये जो टॉक्सिन है, जहर है, एक्टिव हो जाता है और उस लार्वा या बोल सकते हैं उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो पहली बात सही है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर सी वाला होगा। नेक्स्ट चलते हैं। The type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given a special care is called, कि ऐसी जगह बताइए कि जो थ्रेटन स्पीसीज हैं, जो खत्म होने वाली कगार पे, उन्हें बचाकर एक नेचुरल हैबिटेट बनाया गया, एक सेटिंग बनाई गई केयर करने की, इसे क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये प्लांट एनिमल किसी का नहीं बोला है, और प्लस ये भी नहीं कह रहा है कि कहाँ पे है, कि उसी जगह पे बना दिया गया है जहाँ पे पहले से ही मान लीजिए जंगल के अंदर ही वो प्रॉपर सेटिंग दे दी गई है, फैसिलिटी दे दी गई है, या फिर कहीं और बनाया गया, ऐसा नहीं बताया गया। तो ये क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अभी भी नहीं आया लिविंग वर्ड का क्वेश्चन। आगे दिया है कैल्शियम ब्यूटेशियम, ये किसके लिए है, ब्यूटेरिक एसिड बनता है, ये हम लोग माइक्रोब्स के चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 12 के, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सिर्विस, ये क्या है, ईस्ट है, मतलब इससे इथेनॉल बनेंगे। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस से क्या बने, स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्लॉट बस्टर में काम करेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ गया लिविंग वर्ड का, बट ऐसा आया है कि जो मुझे लगता है कि वो सिलेबस में भी नहीं है, चलिए कर लेते हैं फिर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द टेक्सोनॉमिकल एड की के बारे में क्या बातें सही हैं। जब ये चैप्टर में नहीं है तो इसको करना भी बेकार है। अब तक जो मैंने क्वेश्चन आगे कराए थे वो दूसरे चैप्टर्स के थे, बट वो सिलेबस में है इसलिए मैंने कराए हैं, ये नहीं करना है क्योंकि ये टॉपिक ही सिलेबस में नहीं है आपके। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, ठीक है। ICBN का फुल फॉर्म पहले जानिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। प्लांट्स के लिए नामकरण करने वाली जो बोल सकते हैं जिनके रूल चलते हैं ICBN के चलते हैं, लेकिन बोला गया है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो ICBN रूल के खिलाफ हैं। जेनरिक एंड स्पीसीज स्पेसिफिक नेम आर रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जीनस और स्पीसीज की तो दोनों का ही अलग अलग मतलब है। जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे, लेकिन स्पीसीज का जितने भी लेटर होंगे सब क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो पहले ही बात गलत हो गई। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, अगर हाथों से लिख रहे हैं तो आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे सेपरेटली भी लिखना चाहिए था, तब भी सही है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड स्पीसीज एपिथेट, सारी स्पीसीज के पास क्या खुद का अपना जेनरिक नेम होता है, स्पीसीज एपिथेट, हाँ, क्योंकि जो नामकरण होता है किसके थ्रू किया गया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा किया गया है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि पहला जो वर्ड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को करता है, दूसरा स्पीसीज को करता है। साइंटिफिक नेम आर लैटिन एंड शुड बी इटैलिक्स, ठीक है। जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो लैटिन होते हैं, लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। तो इसका पहला जो आंसर होगा ए होगा, क्योंकि ये जो है खिलाफ है किसके, ICBN के। नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनियस। देखिए इस बार क्या बोला है कि मैंगो का सही नाम लिखिए, जो भी उसका बायोलॉजिकल नेम है, लेकिन किसने डिस्क्राइब किया है, कैरोलस लिनियस। मिस इस बार आपको ऑथर का भी नाम लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखते थे, हमको पता है मैंगो का नाम क्या है, मैंगनीफेरा इंडिका। मैंगनीफेरा किसको इंडिकेट करेगा, जो मैंगो का जो मैंगनीफेरा है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है जीनस को, ठीक है। तो एम क्या होगा, कैपिटल। अगर हम बात करते हैं इंडिका, ये पूरा क्या होगा, स्मॉल होगा, ये स्पीसीज को कर रहा है, लेकिन कैरोलस लिनियस कर रहे हैं तो लास्ट में एप्रिसिएटेड फॉर्म में आपको लिन लिख देना है, ठीक है, स्पीसीज के बाद।
तो यही करेक्ट होगा। तो इसमें जो बी वाला होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि आपको एब्रिसिएट फॉर्म में लिखना है, लीन लिखना है। एनसीईआरटी में भी दिया गया है और आपको इसी फॉर्म में लिखना है। पहला वाला भी सही था, बट यहाँ पे जो कार्ड यहाँ पे लिखा है, कैरोलस का कार्ड लिखा है, ये नहीं होगा, ये सेकेंड वाला होगा। आगे चलते हैं। The contrasting characteristic generally in a pair used for the identification of the animals in a taxonomical key are refers to as, इसे बोलते हैं कपलेट, बट ये सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following has proved helpful in the preserving the pollen as a fossil? पॉलन को अगर हम लोग बचा के रखना चाहते हैं एज ए फॉसिल तो किसकी वजह से रख सकते हैं? स्पोरोपोलिनिन से। ये हम लोग पढ़ेंगे सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। आगे चलते हैं। द लेबल ऑफ द हर्बेरियम सीड शुड नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑफ, जब हम लोग लेबल कराते हैं हर्बेरियम सीड पे प्लांट को, जब हम लोग ड्राई करके चिपकाते हैं तो कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं लिखेंगे? डेट ऑफ कलेक्शन लिखेंगे, नेम ऑफ कलेक्शन लिखेंगे, लोकल नेम लिखेंगे, बोटेनिकल नेम लिखेंगे, बट हाइट ऑफ प्लांट नहीं लिखेंगे। तो डी वाला होगा, बट सिलेबस में नहीं है। फिर भी कर लेना, एनटीए वाले का क्या मन कि कुछ भी दे दे। चलिए, मैच द फॉलोइंग विथ कॉलम 1 विथ सेकेंड। यहाँ पे हाउस फ्लाई का नाम लिखना है आपको, ठीक है, क्या क्या उसकी फैमिली, ऑर्डर, क्लास, जो भी है, फाइलम किससे बिलोंग करता है उससे। जैसे फैमिली है, हाउस फ्लाई की फैमिली कौन होगी? मस्कर्डी होगी। ऑर्डर डिप्थेरा, क्लास इंसेक्टा, और फाइलम कौन होंगे? ऑर्थोपोडा होगा, और किंगडम एनिमल होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, स्टडी द 4 स्टेटमेंट A to D गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट आउट ऑफ देम। 2 बातें सही लिखी गई हैं, 2 गलत हैं। ठीक है, ये जो इसमें जो क्वेश्चन है ना, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ड को मिला के बनाया गया जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ये, इसमें दोनों ही चैप्टर को स्टेटमेंट लेकर फिर यहाँ पे बनाया गया है। देखिए, डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्न्स्ट, ये बात तो सही है, हमने पढ़ा था पहले ही सेंटेंस के बारे में। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट, गलत करता है। जो फोटो पीरियड है वो सीजनल, प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों को अफेक्ट करता है। तो इसका मतलब सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एस. व्हिटेकर, रॉन्ग। आर.एस. व्हिटेकर नहीं, कैरोलस लिनियस ने दिया था। मैंने सोचा आर.एस. व्हिटेकर इसका मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। तो मतलब ये भी गलत हो गया। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ, ये बात तो सही है। तो इसमें आपको सही बताना था, तो फर्स्ट और डी वाला दोनों ही सही है। तो ए और डी मतलब कि ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के फिर आंसर देना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रेरी द रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है? ठीक है, देखिए, द नेम आर रिटन इन लैटिन, ठीक है, कहाँ का है? लैटिन शब्द से लिया गया है, लेकिन लिखते किस में है? इटैलिक्स में लिखते, ये बात तो सही है। When written by hand, the name are underlined, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, दैट इज रॉन्ग। किसी लैंग्वेज में क्यों लिखेंगे आप? ये तो रॉन्ग हो गया। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट, ये बात तो सही लिखी गई है, ठीक है। तो सी वाला क्या होगा? गलत होगा। आपको जब भी लिखना होगा आप किस में लिखेंगे? उसको लैटिन लैंग्वेज का है, बट उसको हम लोग इटैलिक्स में लिखेंगे, या फिर अगर हैंड रिटन कर रहे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे जीनस और स्पीसीज के नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी बातें करेक्ट नहीं है? अब देखिए, ये जो चारों ऑप्शन है ना, मुझे लग रहा है सिलेबस में नहीं है, बट कर लेते हैं। म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्या आपने आज तक म्यूजियम में विजिट किया तो आपको फोटोग्राफ्स मिले हैं प्लांट एनिमल के? दैट इज रॉन्ग, यही सही आंसर होगा। की इज द टेक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिमेन, ये बात तो सही है कि जो की है ये टेक्सोनॉमिकल टूल दे रहा है ताकि हम स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई कर सकें। हर्बेरियम हाउस ड्राई प्रेस्ड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, ये बात भी सही है कि हम लोग जब हर्बेरियम फाइल को खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो भी प्लांट्स है उसको ड्राई करके उस स्पेसिमेन को चिपकाया गया है, उसके बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं। बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर द रेफरेंस, ये बात भी सही है कि जो बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पे जिंदा पेड़ पौधे रहते हैं। तो पहला आंसर होगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ द ईयर। जो सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक मिलते जुलते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं टमाटर और आलू के, कहाँ मिलते हैं? फैमिली में मिलते हैं। फैमिली का नाम क्या है? सोलोनेसी, ठीक है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टेड नेम करेक्ट
करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब। कौन सी बातें ऐसी साइंटिफिकली नेम सही है और उसको करेक्ट डिफाइन किया गया है। जैसे कि देखते हैं हाउस फ्लाई का नाम जिसका नाम है मस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिजर्ड, रॉन्ग, ये लिजर्ड नहीं है, हाउस फ्लाई है और ये इंसेक्ट है, नॉट ए रेप्टाइल। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ठीक है, एक प्रोटोजोन है जो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। अ प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, एक ऐसा प्रोटोजोन है जो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। ये तो पूरा सही दिया इसके बारे में। जो फेरिस टिग्रिस है, टाइगर की बात करते हैं, वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, नहीं, यहाँ पे तो लायंस होते हैं, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। ई कोलाई फुल नेम एंटामीबा कोलाई, रॉन्ग, ये गलत है, इशीजिया कोलाई नाम है एंड कॉमनली अकर इन बैक्टीरियम इज ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये तो बात सही, इंटेस्टाइन में होता है बट इसका नाम गलत दिया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा कि नाम भी सही दिया और उसके बारे में करेक्टली डिस्क्राइब भी किया गया है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, कौन से ऐसे एनिमल हैं जो उनके टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से करेक्टली मैच किए गए हैं। टाइगर टिग्रिस स्पीसीज है, ये बात तो सही है, और अगर जीनस होता तो पैंथरा होता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कटल फिश मस्का, क्लास थोड़ी ना है मस्का, दैट इज द फाइलम, ठीक है, ये फाइलम है और गलत भी है। ह्यूमन की बात करते हैं प्राइमेटा फैमिली नहीं है, ऑर्डर है ये। हाउस फ्लाई की बात करते हैं मस्का इज नॉट ऑर्डर, ये क्या है, इसका जीनस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि लिविंग थिंग्स को बता रही है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, ये तो बात सही है बट इट्स नॉट करेक्टली डिफाइंड, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, ठीक है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, नहीं, ये बात भी सही नहीं है लिविंग थिंग के लिए क्योंकि ग्रोथ को डिफाइन करा और वनली नहीं लगेगा, इंक्रीज इन नंबर भी होगा। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास। परसेप्शन ऑफ द इवेंट हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी, ये बात सही है कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग सिस्टम को बताती है कि जैसे ही उसके सराउंडिंग, उसके इन्वायरमेंट में चेंज होगा तुरंत से ही ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, उसके पास मेमोरी भी है। इंक्रीज इन मास बाय अकोमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन द सर्फेस एज वेल एज इंटरनल, ये तो रॉन्ग है। अगर ये बात ये लिविंग सिस्टम की नहीं है, ये बात है नॉन लिविंग की, और वो भी जो मटेरियल अकोमुलेट होते हैं वो सरफेस पे होते, अंदर नहीं होते। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ICBN स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछा है। अब इंडियन कोई मत लगा देना, नॉट इंडियन, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, अगर फॉर नहीं है ऑफ दिया तो ये भी सही है, तो इसका आंसर ए होगा। अगर मैं पूछ दूँ ICZN, ठीक है, ICZN का बताइए, ICZN में क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये प्लांट्स के लिए था, ये एनिमल्स के लिए था, ठीक है, इसको याद रखेगा। आगे चलते हैं। The living organism can be unexceptionally distinguished from the non-living thing on the basis of their ability for, ठीक है, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो कौन सी चीज़ होगी, इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये तो बात पूरी सही है क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे प्रोकैरियोट्स, सिंपल प्रोकैरियोट, चाहे बैक्टीरिया से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट तक जा रहे हैं, हाथी तक जा रहे हैं, दोनों ही अपने इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलस होंगे उसका रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्या सारे रिप्रोडक्शन करते हैं, नहीं, जैसे म्यूल्स था, स्टेराइल वर्कर भी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया, वो कहाँ रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं, लिविंग तो है ना। ग्रोथ और मूवमेंट की बात करते हैं तो ग्रोथ जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी कर रहा है। ग्रोथ का दो ही क्राइटेरिया है, पहला ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। अगर हम लिविंग की बात करते हैं तो इंक्रीज इन नंबर हो ही रहा है, मास भी बढ़ता है, अंदर से इंटरनल ग्रोथ होता है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो जो मास होगा बाहर से भी इंक्रीज हो जाएगा, ढेर सारे एक्युमुलेशन हो जाएंगे मटेरियल्स के, डस्ट आ गया, प्लांट पौधे ग्रो कर गए, ठीक है, माउंटेन के ऊपर, तो क्या हो रहा है, बाहर से भी उसका मास बढ़ रहा है, तो ये क्राइटेरिया नहीं है। रिस्पॉन्सिव टू टच करने से क्या लिविंग नॉन लिविंग पता कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, तो इसका पहला ही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट, बोटेनिकल गार्डन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है,
इसका आप देख लीजिए, इसका आंसर क्या है, ये एग्जीक्यूटिव कंजर्वेशन है, जो भी हम लोग जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन में जब भी हम बाहर विजिट करने जाते हैं, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं कि वो जो प्लांट है, वो जो एनिमल है, जो जिनको खतरा है, जो अब खत्म होने वाले हैं इस दुनिया से, उन्हीं स्पीसीज को लाकर बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स को लगाए जाते हैं और उन्हीं एनिमल्स को लाकर बचाया जाता है कहाँ, जूलॉजिकल पार्क में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब कि इनकी जो हैबिटेट थे, नेचुरल हैबिटेट से लाकर दूसरी जगह रखा गया है, ठीक है। अगर उसी जगह रखा जाए तो उसे इन सीटू बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। आगे चलते हैं। स्पीसीज आर कंसीडर एज, स्पीसीज को क्या कंसीडर करते हैं, द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं करते, याद रखिएगा, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लोवेस्ट कैटेगरी या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बायोसिस्टेमेटिक एम एट, इसका काम क्या है। बायोसिस्टेमेटिक में हमने क्या पढ़ा, सिस्टेमेटिक में ढेर सारे टेक्सोनॉमी, बाद में जो एरिया है बढ़ गया, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन से बढ़ गया। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि हम बायोसिस्टेमेटिक में ये पढ़ते थे कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, तो हम रिलेशनशिप को भी पढ़ते थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड स्टेबलाइज देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ द वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल द फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। ये पूरी तरीके से आप टोटली इनके जितने भी पैरामीटर है, जितने भी फील्ड में है, क्या रिलेशनशिप है, आप किस में पढ़ सकते हैं, बायोसिस्टेमेटिक में पढ़ सकते हैं, इस ब्रांच में पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is less general in the character as compared to the genus? हमको इसमें देखना है कि किसके पास जीनस से भी कम लेस जनरल कैरेक्टर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्पीसीज से कहाँ जा रहे हैं, किंगडम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। छोटे से बड़े का मतलब छोटे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से हम लोग जा रहे हैं हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की तरफ। तो यहाँ पे जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे या फिर बोल सकते कॉमन कैरेक्टर जो होंगे घटेंगे, लेकिन जो जनरल कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर क्या होंगे, जनरली जो हम बाहर से देख सकते हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो पूछ रहा है कि जो जीनस है उससे भी कम जनरल कैरेक्टर किसके पास होगा। ऐसा हम जानते हैं कि स्पीसीज के ऊपर जो हायर कैटेगरी कौन है, जीनस ही आता है। इसके बाद कौन आएगा, फैमिली आएगा, फैमिली के बाद ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद क्लास आएगा, फिर फाइलम आएगा, डिवीजन आएगा, ठीक है, फिर कौन है, किंगडम आएंगे। तो पूछ रहा है कि जीनस से भी कम किसके पास जनरल कैरेक्टर है, तो आपको दिख रहा होगा कि स्पीसीज ही हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्पीसीज से जब किंगडम की तरफ जा रहे हैं, स्पीसीज से जब भी हम किंगडम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉमन कैरेक्टर है या सिमिलर कैरेक्टर है वो घट रहे हैं, लेकिन जनरल कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो जीनस तो बीच में पड़ रहा है यहाँ पे, तो जीनस से भी कम जनरल कैरेक्टर किसके पास है, स्पीसीज के पास है। ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा। आगे चलते हैं। द बुक जनरा पेंट्रम वॉज रिटन बाई, ये जो किताब है जनरा पेंट्रम किसने लिखा था, उसका नाम है कार्लस लिनियस, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया था कि लिनियस ने एक पब्लिकेशन टाइटल यूज किया था, कौन सा यूज किया था सिस्टमैटिक में, यही था जनरा पेंट्रम, ठीक है। आगे चलते हैं। टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ द ग्रुप ऑफ, टेक्सॉन किसकी यूनिट या ग्रुप है, किसका है, टेक्सोनॉमी का। टेक्सॉन क्या था, एक टर्म था, जैसे हमने पढ़ा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, ये सब क्या है, ये डिफरेंट टाइप के टेक्सॉन हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, रैंक हैं, ठीक है, किसके हैं, ये टेक्सोनॉमी के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लीनियस इज क्रेडिटेड विद, लीनियस को किस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है, इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जिनको लीनियस को याद करना पड़े हम लोगों को, बताइए हम लोगों ने क्यों याद कर रहे हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये बात तो सही है, उन्हीं की वजह से आज जितने भी प्लांट एनिमल जिनका भी नामकरण हो रहा, नॉमेनक्लेचर हो रहा, वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू हो रहा है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो शब्द होते हैं, 2 वर्ड यूज होते हैं, पहला जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्पीसीज को, तो ए वाला आंसर सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, यहाँ पे सीक्वेंस बताना है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से, जितने भी हायर टेक्सोनॉमिक स्पीसीज क्या है, लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं। क्लास, फाइलम, इम्पॉसिबल, ठीक है, पहले तो कौन आता है, किंगडम आएगा, फिर फाइलम या फिर डिवीजन, फिर कौन आएगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीसीज। अगर ट्राइब की बात की जा रही है तो फैमिली और जीनस के बीच में ही कौन आएगा, सब बोल सकते हैं, सब कैटेगरी कौन है कि ट्राइब है, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। डिवीजन, अगर प्लांट्स की बात करते हैं, डिवीजन, क्लास, फैमिली,
ट्राइब ऑर्डर, दैट इज रॉन्ग। पहले कौन आएगा? क्लास के बाद ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगी। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस के और फैमिली के बीच में ट्राइब आ रही है। जो ट्राइब है ना, ये सब कैटेगरी है। फिर ये कौन है? स्पीसीज हो गया। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर सी वाला होगा। लास्ट में देखते हैं, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ट्राइब। ट्राइब यहाँ नहीं आएगा, ट्राइब, फैमिली और बोल सकते हैं कि जीनस के बीच में ही आएगा। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा ये सी वाला होगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाई। जो टर्म फाइलम है किसने दिया था? हैकल ने दिया था। इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेड ऑफ एनी रैंक इज। जो ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल है अपना सिमिलर ट्रेड दिखा रहे एक साथ किसी रैंक पे, उसे क्या बोलते हैं? टेक्सॉन बोलते हैं। टेक्सॉन, इस रैंक का नाम क्या है? टेक्सॉन है, या फिर बोल सकते हैं कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सॉन और टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज। सबसे बेसिक यूनिट टेक्सोनॉमी की कौन सी है, या सबसे छोटी टेक्सॉन कौन सा है? वो कौन होगा? स्पीसीज होगा। ठीक है। लिनियस इन्वॉल्व अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। लिनियस ने कौन से सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल किया था नामकरण के लिए? वो कौन सा है? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, सी वाला। आगे चलते हैं। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वॉज इंट्रोड्यूस बाई। ये टर्म न्यू सिस्टमैटिक किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसका आंसर जो होगा वो होगा जूलियन हैक्सले ने किया था। ठीक है, जो चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी उसे आप लर्न कर सकते हैं, जैसे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी। आगे देखते हैं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज वॉज पुट फॉरवर्ड बाई। जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक का मतलब होता है कि रेस्ट में है। ठीक है, किसने दिया था ये जो कॉन्सेप्ट है स्पीसीज का? लिनियस ने दिया था। बट अगर पूछा जाए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को किसने डिस्क्राइब किया था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को किसने डिस्क्राइब किया था? वो थे अर्न्स्ट मेयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वो अर्न्स्ट मेयर थे। ठीक है, अगर स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज पूछा जाएगा तो कौन होंगे? लिनियस होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्लाइड खत्म हो चुकी है। आज ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था साइंटिस्ट के बारे में, चैप्टर को पूरी एक एक लाइन हर एक चीज़ आपको समझाया, साथ में मैंने समरी भी कराई, और जितने भी PYQs थे, इस बारी तो नहीं आया मुझे लग रहा क्वेश्चन इसमें से, लेकिन जितने भी PYQs हैं वो सब कवर करा दिए हैं। बाकी मैं 2025 का PYQ इसलिए नहीं करा रही हूँ, तो शायद अभी हो सके रीनीट होने के चांसेस हैं कई जगह, बट लास्ट में उसको भी मैं अलग से एक दिन में पूरा करवा दूंगी। ठीक है, किसी भी जगह अगर आपको डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई प्रॉब्लम है, और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, या फिर आप मेरे चैनल के लिंक से ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा चैनल है न्यू अकेडमी, वहाँ पे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। जैसे भी हो सके आप मुझसे पूछिए, मैं आपकी पूरी तरीके से आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, चैप्टर द एंड हो चुका है। अब आप सब चीज़ पढ़ के रिवाइज करिए, कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच।